अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आज आपसे एक सेंसिटिव बट वेरी इम्पोर्टेंट मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ। और मेरे साथ जो मेहमान हैं वो लेजिटिमस नज़ाकतों भी को भी समझते हैं और लाफुलनेस से भी आशना हैं अच्छी तरह। आप समझ गए हैं कि वो आज खुद एक माहिर कानून है। दूसरी अहम ये बात कि तालब इल्म रहनुमा होने के नाते वो तालब इल्म की सियासत से लेकर के पार्लियामेंट की सियासत तक को समझती हैं और वो इससे भी आशना है कि ईवान ज़ेरी की सियासत क्या होती है और ईवान बाला की सियासत क्या होती है। मैं बात करने जा रहा हूँ शराफत राणा साहब से। अस्सलाम वालेकुम शराफत राणा साहब। जी वालेकुम सलाम। शराफत राणा साहब, अर्ज ये है और आपसे पूछना ये है कि एक दफ़ा फिर बात तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्या इस बात में दमखम भी है कि साद रफीक साहब कहते हैं कि नून लीग की यानी मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आएगी और हम अदालती इस्लाहात को बुरे कार लाएंगे। अब मैं इसे लतीफ़ा समझूं, हकीकत समझूं या दीवाने का ख्वाब समझूं, आप क्या कहते हैं? इस सवाल का जवाब बुनियादी तौर पर तारीख के तनाजर में दिया जा सकता है। जी, मुस्लिम लीग नवाज बतौर जमात जमहूरियत को किस कदर समझती है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मिजाज मोहतरमा मरीम कदर जमहूरी है, जी, ये लोग पार्लिमान को किस कदर वक़्त देते हैं, ये लोग जुडिशरी के बारे में क्या तसव्वुरात रखते हैं। ये बुलाजबी है कि साद रफीक ये कहें कि हम इस निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। किसी भी निज़ाम को बेहतर करने के लिए पहले उस निज़ाम की बाबत मालूमात दरकार होती हैं सही कि उसमें क्या अच्छाई है या क्या बुराई है। मैं इस सवाल को थोड़ा सा तफसील से बयान करूं। प्लीज। तसव्वुर यह है कि पाकिस्तान का नाम 1973 के आइन में जमहूरिया पाकिस्तान रख दिया गया तो शायद यहाँ पर जमहूरियत कायम हो गई। सही। ये सबसे बड़ी गलती है, ये सबसे बड़ा झूठ है, ये सबसे बड़ा धोखा है जो अवाम के ज़हनों में रासख किया गया है। सच ये है कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम सिक्योरिटी स्टेट के जरूरियात के मुताबिक डिजाइन किया गया है। सही। पूरी दुनिया में पाकिस्तान वो वाहिद रियासत है जहां पर सुप्रीम कोर्ट नामी इदारा में एक सूबा की इस कदर बड़ी तादाद मौजूद है कि बाकी तमाम यूनिट्स अगर मिल भी जाएं तो वो सूबा उन्हें रौंद कर निकल जाता है। मैं अभी हाल ही में मिसाल देता हूँ आपको। कोयटा, यानी आप सूबा पंजाब की बात कर रहे हैं? जी, बड़े सूबे से मुराद आपकी सूबा पंजाब है? आपके 10 जज होते हैं और बाकी तमाम सूबों के मिलाकर 7 जज होते हैं। सही। तो अगर किसी भी वक्त पंजाब चाहे और उसे जरूरत पड़ती रहती है, अभी मैं कोयटा डीएचए का केस बहुत मशहूर है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने मुतफिका फैसला दिया कि डीएचए के लिए जमीन एक्वायर करना गलत है। और सच ये है कि कानून में ऐसा ही लिखा है कि डीएचए जमीन खरीद सकता है, एक्वायर नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। उस मुत्तफिक अलैह फैसला को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाबी और एक मुहाजिर जज को बिठाकर खत्म कर दिया गया। सही। तो सबसे पहले हमें इन मसाइल को समझना है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की बुनियाद है कि पाकिस्तान में लोग जमहूरियत को नहीं समझते, क्योंकि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया, कल्चरल रेवोल्यूशन नहीं आया, पाकिस्तान में चर्च नहीं चलाए गए, पाकिस्तान में फ्यूडल्स को नहीं जलाया गया। जब इनकलाब नहीं आया तो अवामी हुकूमत कायम नहीं हुई। जब अवामी हुकूमत कायम नहीं हुई तो आप जुडिशरी का निजाम वही इनहेरिट कर रहे हैं जो कॉलोनियल दौर में बनाया गया था। अब इसमें मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि जब मार्शल लॉ लगता है तो वो आइन को तोड़ता है और कुछ लोग वकील कम्युनिटी में से उठते हैं, वो सजाएं पाते हैं, जद्दोजहद करते हैं, उम्रें आसिफ अली जरदारी की तरह जेलों में गुजार देते हैं और तारीक राहों में मारे जाते हैं। सही। अब हमारा अशराफिया पर मबनी निजाम कहता है कि जिस शख्स के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होगी वो जज नहीं बन सकता। 1988 तक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह बात समझ आ गई थी कि आईनी इदारों में जमहूरियत पसंद होने चाहिए, अशराफिया के लोग नहीं होने चाहिए। ऐसे लोगों के बच्चे, दामाद और भतीजे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज नहीं होने चाहिए जो लोग मार्शल लॉ के दौर में बाइज्जत जिंदगी गुजारते रहे और पैसा कमाते रहे। सही।
लेकिन पीपल्स पार्टी 1988 से 99 तक इस कोशिश में नाकाम रही मुस्लिम लीग नवाज की जिद की वजह से। मुस्लिम लीग नवाज उस वक्त ठट्ठा उड़ाया करते थे कि पीपल्स पार्टी वाले तो मुकदमात में मुलव्वस लोगों को जज बनाना चाहते हैं, हालांकि वो मुकदमात उन्हें भी मालूम था कि जमहूरी जद्दोजहद के नतीजे में बनाए गए थे। सही। अब आज मैं ये कहता हूं कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ या मोहतरमा नवाज शरीफ 2008 से 2013 तक कौम के उनके पुराने जुराइम को माफ कर भी दिया जाए, इतने बड़े मुजरिम हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उनमें जो ही इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने आसरा दिया कि उनके मुकदमात खत्म हो सकते हैं, तो उन्होंने मिसाक़ जमहूरियत में मुत्तफिक अलैह तरजीहात के मुताबिक कानून साजी नहीं होने दी। तो आज हम कैसे तसव्वुर कर लें कि मुस्लिम लीग नवाज इस कदर अकलमंद हो गई है। कल कला को अभी हाल ही में ताजा तरीन वारदात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 जूनियर जजेस की तकर्री की सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने खुद मुखालफत कर दी। सही। और जब फैसला कुन मीटिंग हुई तो मुस्लिम लीग नवाज के वकला ने जस्टिस बंदयाल का, चीफ जस्टिस का साथ देकर उस एक अजीम शान मूव को नाकाम बनाया। तो भाई जब तक आप अपने जजों की तलाश में रहोगे, ख्वाजा मोहम्मद शरीफ जैसे काउंसलर लेवल के लोगों को उठाकर आला अदलिया के चीफ जस्टिस के मनसब पर बिठा दोगे, तो वो लोग तो बुनियादी तौर पर वो लोग नौकर मिजाज लोग हैं ना। वो आजादी अमल, जमहूरी इख्तियारात, बुनियादी इंसानी हकूक के तसव्वुरात से वाकिफ ही नहीं है। बुनियादी इंसानी हकूक और आजादी इजहार राय के तसव्वुर से वाकिफ वकला जिस वक्त आपकी अदलिया के रुकन होंगे, ऐसे लोग जिन्होंने आपके और मेरे बोलने के हक की खातिर जेल काटी हो, वो लोग जब जज बनाए जाएंगे तो फिर पाकिस्तान की अदलिया को आजाद अदलिया कहा जा सकेगा। शराफत राना, आपकी बात, आपकी तमहीद सब काबिल गौर, सब काबिल समात थी और इससे मैं और मेरे नाज़रीन यकीनन हमने सीखा और इससे इस्तेफादा भी करेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि चले फ़र्ज़ कर लीजिए कि साद रफ़ीक या मुस्लिम लीग नवाज वाक़यातन ये चाहती है, अब वो माजी को फरामोश करती है, माजी को दफन करती है, क्योंकि उसके यहाँ भी उसे भी अकामे की सज़ा मिली और जो ड्रामा रचाया गया वो पनामा का था। चले हम हुस्न ज़न से काम लेते हैं कि वो ऐसा वाकई करना चाहते हैं। तो अगर वो ऐसा करना चाहें तो आप बतौर कानूनदान क्या सुजेस्ट करते हैं? जी, उसके लिए मिसाक़ जमहूरियत में बहुत खूबसूरत बातें जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और आसिफ अली जरदारी ने अपनी जिंदगी के तजर्बात और अपनी पॉलिटिकल विजडम के निचोड़ के तौर पर वहां पर शामिल की थी। जी। उसमें सबसे पहला मंसब यह है कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है। आबादी की तनासब की बुनियाद पर किसी भी एक यूनिट को दूसरे यूनिट पर फौकियत देना गलत है। दुनिया की किसी फेडरेशन में ऐसा नहीं होता। तो वहां पर यह तय किया गया था कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट को सिविल कोर्ट की अदालत अपील बनाकर हर सूबे की सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा। सही। और सूबों के दरमियान और आईनी और पार्लिमानी मुकदमात और तनाज़ात के सलूशन के लिए जी वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी, जिस तरह इंडिया में है। जी, वफाकी आईनी अदालत का ये काम होगा कि उसमें 2-2 जज तमाम यूनिट से होंगे, बराबर होंगे, और वो आईनी तनाज़ात का फैसला करेगी। सही। इस सूरत में कोई एक सूबा या कोई एक राय या कोई एक पॉपुलर ओपिनियन या आप कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट चूंकि पंजाब के लोगों में अपना असर रसूख ज्यादा बनाती है और उनके मफादात मुश्तरक हैं, तो वो दूसरे सूबों को रौंद देते हैं। तो इस तरह रौंदने का अमल खत्म हो जाएगा। पहला सबसे सोल्यूशन यह है कि वफाकी आईनी अदालत बनाई जाए, और दूसरी ये बात तय की जाए कि जो अदलिया है उसका जो अकाउंटेबिलिटी का निजाम है वो पार्लिमान को करना चाहिए। सही। पूरी दुनिया में, तरक्की याफ्ता दुनिया में, बरतानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर होते हैं जो जजेस का एहतसाब करते हैं। अमेरिका में सेनेट करती है, पाकिस्तान में भी सेनेट को एहतसाब का निजाम करना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नहीं, हमारे यहाँ जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस हैं ये अपनी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए इस कदर जालिम है, इस कदर वो खिलाफ कानून फैसले करते हैं कि सिविल जज क्लास 3 और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों तक एहतसाब का निजाम सेनेट ऑफ पाकिस्तान के पास होना चाहिए। सेनेट में एक चांसलरी बनाई जाए, एक ऐसा इदारा बनाया जाए जिसमें तमाम पार्टियों के लोग मौजूद हों,
और किसी भी मिसकंडक्ट की शिकायत का वो फैसला लें। राणा साहब, आज ही मेरी नज़रों से गुजरा है, मैंने पढ़ा है कहीं कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट फरमाते हैं कि हाई कोर्ट्स हमारे मातहत यानी सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं हैं। ये उन्होंने क्या कहा, ये एक बताइएगा। और दूसरा, मुझे एक तस्दीक करनी है कि आप मिसाके जमहूरियत की वही बात कर रहे हैं ना जो 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान हुआ। जी, 2006 में हुआ। 2006 में, तो उसी का आपने रेफरेंस दिया। अब आ जाइए इस सवाल की तरफ कि ये क्या कहा है चीफ जस्टिस साहब। मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, आइन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बराबर के स्टेटस के मालिक हैं। सही। सुप्रीम कोर्ट का जज चीफ जस्टिस लॉ और हाई कोर्ट का बॉस नहीं है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, लेकिन जब 19वीं आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की तरक्की का या एलिवेशन का निजाम स्नैच कर लिया, छीन लिया, हुकूमत वक्त से छीन लिया, तो वो ऑटोमेटिकली बॉस बन गया। अब सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को ब्लैकमेल करने के लिए हर वक्त सुप्रीम कोर्ट में 1 या 2 नशिस्तें खाली रखती है। जो भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उनकी मन मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं करता, उसे फौरी तौर पर एलिवेट कर दिया जाता है। तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का मनसब चूंकि आईनी तौर पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मनसब के बराबर है, और हाई कोर्ट मां सिवाय सिविल मुकदमात की अपील के, सिविल या फौजदारी जो मुकदमात हैं उनकी अपील, अदालत अपील जो सुप्रीम है वो सबसे सुप्रीम है। इसके अलावा इनके इख्तियारात, इनकी ताकत, इनकी हर चीज बराबर है। तो हमें 19वीं आईनी तरमीम को वापस करके ये ब्लैकमेलिंग का टूल भी खत्म करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ना वो तब्दील कर सके, ना उसे चेंज कर सके, बल्कि ये पूरी दुनिया में मुंतखब हुकूमत के पास ये हक होता है, और इस हक का वापस दिया जाना इस निजाम को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। राणा साहब, आपकी बात बड़ी खूबसूरत। मुझे ये बताइएगा कि बात फिर दोबारा इस्लाहात की करते हैं, अदालती इस्लाहात की करते हैं। चलिए, मैं और आप फिर ख्वाब देखते हैं, वो ख्वाब जो फिर साद रफीक दिखाना चाह रहा है, पता नहीं अपनी मर्जी से दिखाना चाह रहे हैं या अपने अकाबरीन और कायदीन की मर्जी से। मुझे जो लगता है, मुमकिन है मैं गलत हूं, मुझे आपकी राय चाहिए जो मुकद्दम होगी। मैं कहता हूं कि अदालतों की इस बदहाली में कि हम 129वें या 130वें नंबर पे हैं दुनिया में रैंकिंग में, इसमें सियासतदान खुद इसमें शरीक है। इसमें खाली नसीम हसन शाह का कसूर नहीं है, इसमें खाली सजाद अली शाह का कसूर नहीं है, इसमें खाली जस्टिस मुनीर का कसूर नहीं है, इसमें सियासतदान भी बराबर के शरीक हैं। अच्छा, पहले तो क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? अगर करते हैं तो कितने जजेस नीचे से अदालतों से प्रमोशन के जरिए आते हैं और कितनों को सियासी सीढ़ी ऊपर लाती है, जरा इसको बताइएगा। इस बात को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि लफ्ज़ सियासतदान आप किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल जिसकी हुकूमत आती है, नवाज शरीफ अपनी मर्जी के जज अगर लाता है और बेनजीर मोहतरमा अगर अपनी मर्जी के लाते रहे हैं, और ये जो आमर आते रहे हैं, ज़ियाई दौर, अंधेरे का दौर और इसी तरह जुल्मत का दौर जो मुशर्रफ का था, तो क्या जजेस अपनी मर्जी के हुक्मरान नहीं लाते रहे? मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जी प्लीज। देखिए, सियासतदान तो हमें समझना पड़ेगा कि सियासतदान, मैं कहता हूं कि सियासतदान जज अच्छा जज होता है, लेकिन अब सियासतदान कौन है? इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जज बनने से पहले कभी अवामी हकूक की किसी जद्दोजहद में शरीक हुए थे? नेवर। साकिब निसार कभी किसी अवामी हकूक की जद्दोजहद के लीडर सुने गए थे? नहीं जी। इसी तरह जस्टिस बंदियाल साहब ने कभी अवामी मफाद की कोई एक रिट पिटीशन या हाईकोर्ट ने जज बनने से पहले डाली हो? कोई सवाल नहीं। सही। ये लोग सियासतदान नहीं हैं। हाँ, ये जरूर है कि सियासतदानों के नाम पर 2 पार्टियां जो बनाई गई, मुस्लिम लीग नवाज और पीटीआई, ये मफाद परस्तों के टोले थे और ये फौज की एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम थी। अच्छा, अब ये सब लोग रिकमेंडेड बाई दी अपना खुफिया एजेंसीज होते हैं ना जी। जब साकिब निसार को बतौर जनरल सेक्रेटरी लाहौर हाईकोर्ट बार बतौर जज सेक्रेटरी लॉ लगाया गया और फिर उन्हें एलिवेट करके जज हाईकोर्ट बनाया गया,
तो उस वक्त वो रिकमेंडेशन थी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के, सही। मियां साहब ये बंदा आपके काम आएगा फ्यूचर में। जब जस्टिस मुनीब अख्तर जो हाईकोर्ट में बैठे हुए हैं, वो कभी बतौर सियासतदान मारूफ नहीं रहे, या कोई भी आप हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का कच्चा चथा खोलें, उनका कैरियर देखें, वो कभी भी बतौर सियासी एक्टिविस्ट के अपने लोगों में मारूफ नहीं रहे, बल्कि ये तमाम के तमाम लोग मफाद परस्त और महंगी फीस लेने वाले चैम्बर से आते हैं। सही। अब ये फिर पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और कुछ छोटी जमातों ने, जो मारूफ मानी में जिन्हें मैं सियासी वर्कर कहता हूं, जो पॉलिटिकल वर्क, उन्होंने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लोगों को लाने की कोशिश की जिन्होंने सियासत को अमली तौर पे समझा हो और जो ट्रू स्पिरिट में जमहूरियत पसंद हो। लेकिन ये कोशिश इमरान खान और माजी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वजह से नाकाम होती रही। अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट या आला अदलिया में कहता हूं, ये भांजे, भतीजे और दामादों का क्लब बन गया है। बिल्कुल ठीक। कुछ फैमिलीज हैं जिनके बंदे जब चीफ जस्टिस हाईकोर्ट या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनते हैं, तो वो दूसरे लोगों के साथ कमिटमेंट करते हैं कि मेरा बेटा तो अभी छोटा है, मैं आपके दामाद को जज हाईकोर्ट लगाता हूं, लेकिन शर्त यह है कि जब आपका दामाद चीफ जस्टिस बनेगा तो वो मेरे बेटे को जज हाईकोर्ट लगाएगा। राणा साहब, आर यू श्योर? जी जी, ये यकीनी तौर पे ऐसी बात है, ये यकीनी तौर पे ऐसी राणा साहब, मैंने ऐसा भी सुना है, अगर मैं कहूं अपनी गुनहगार आंखों से भी देखा है, और एक मैं नाम नहीं लूंगा कि वो अब कैसे सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए, वो साहिब वगैरह वगैरह, कई जजेस को तो अपने फैसले नहीं लिखने आते। सर, माजरत के साथ इस वक्त हर जगह पे यही कहतुर रिजाल है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जब 50 जजेस को बरतरफ किया था या बैक जुम्बिश कलम, तो उन जजेस पर बहुत सारे एतराजात हो सकते हैं, लेकिन कम से कम वो लॉ ऑफ द लैंड जानते थे। वो जजमेंट लिखते थे तो हम ये कह सकते थे कि 10 साल बाद भी इस तरह का मुकदमा उनके सामने आएगा तो वो ही फैसला करेंगे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जिन लोगों को जज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगाया और भेजा गया, बदकिस्मती से 19वीं आईनी तरमीम के बाद, वो अपने जमीर के मुताबिक फैसला करने के लिए मशहूर हैं, या हजरत अली और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेकर गलत फैसला करने के लिए मशहूर हैं। अब भाई, हजरत अली करमल्लाह वजहू किंग थे, खलीफा थे, बादशाह थे, वो काजी नहीं थे। इसी तरह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु किंग थे, उनके किसी भी ऑर्डर को आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कहेंगे, उन्हें उनकी राय को आप जुडिशियल ऑर्डर नहीं कह सकते। मैं बार बार यही कहता हूं कि चूंकि जमहूरियत हमारे पास आई यूरोप के सनती इनकलाब के बाद है, तो हमें यूरोप को फॉलो करना है जुडिशियल सिस्टम को बनाने के लिए कि एक आईनी जज हमेशा लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करता है। वो अपने जमीर को फॉलो नहीं करता, वो अपनी ख्वाहिशात के ताबे फैसला नहीं करता, वो अपने ईमान और अकीदे के ताबे फैसला नहीं करता। वो लॉ ऑफ द लैंड का गुलाम होता है और उसके मुताबिक उसे फैसला करना चाहिए। शराफत राणा, सारी बातें आपकी कीमती हैं, लेकिन मैंने इसके बाद एक और सवाल की तरफ जाना है। मुझे ये बताएं कि आपकी राय में आप क्या कहते हैं कि कैसे फिर ठीक कर लें? मुझे इस पे मुख्तसर मगर जामे आपका जवाब अगर मिले तो मेरी बड़ी रहनुमाई होगी। जी, मिसाके जमहूरियत में जजेस की तकर्री का जो तरीका लगाया गया है वो यकीनी तौर पर तरक्की याफ्ता दुनिया की तरह नहीं है। तरक्की याफ्ता दुनिया में इसे जज की तकर्री को या किसी भी नौकरी की तकर्री को मुंतखब हुकूमत का हक समझा जाता है। लेकिन मिसाके जमहूरियत में पाकिस्तान के हालात को देखते हुए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी ने बहुत सारी कुर्बानियां दी। उसमें बार कौंसिल, गवर्नमेंट और चीफ जस्टिस को बराबर बराबर हकूक दिए गए हैं कि तीनों मिलकर तकर्री करेंगे। सही। तो मैं समझता हूं कि चूंकि ग्रेजुअल होती है ना जमहूरियत, स्टेप बाय स्टेप आगे इवॉल्व होती है ना, तो फिल वक्त अगर मिसाके जमहूरियत के डॉक्यूमेंट के मुताबिक कानून साजी हो जाए, और मैं यहाँ पे ये क्लियर करता चलूं कि ये जो मौजूदा हुकूमत कायम की गई थी और इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की गई थी, उस वक्त तसव्वुर यही था कि हम इसी असम्बली से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाएंगे और मिसाके जमहूरियत की रिमेनिंग पोर्शंस को हम कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाएंगे। सही। लेकिन जो लोग सियासत को डिक्टेट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, जो पाकिस्तान को जमहूरी रियासत बनने नहीं देते, उन्होंने इमरान खान के साथ साजिश करके तो इस्तीफे दिला दिए और 2/3 अक्सरियत असेंबली में हासिल करना मुमकिन न रही। उसके बाद जब हुकूमत ने ज़िमनी इलेक्शन करवाने की कोशिश की
इस वक्त 2/3 वोटों के हसूल के लिए सिर्फ कौमी असम्बली में इस मौजूदा हुकूमत को 16 नशिस्तें दरकार हैं। सही। जब 36 नशिस्तों पर दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया गया, ज़िमनी इलेक्शन का, तो सुप्रीम कोर्ट को चूंकि सबसे ज्यादा खतरा है कि अगर अवामी और मुंतखब हुकूमत आइन में तरमीम करने में कामयाब हो गई तो उनकी, मैं कम से कम अल्फाज में कहूंगा कि बदमाशी या उनका ज्यादा कंट्रोल खत्म हो जाएगा सियासत पर। तो उन्होंने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया कि ज़िमनी इलेक्शन इस पार्लिमान की मुद्दत खत्म होने तक न हो सके। अब जब रियासत और सियासी मामलात को अदालतें इस लेवल तक फोकस करके कंट्रोल कर रही होती हैं कि वो ज़िमनी इलेक्शन को रोक कर बैठ गए कि कहीं आइन में तरामीम ना हो जाए। अगर ये साजिश ना होती और ज़िमनी इलेक्शन हो जाते तो यकीनी तौर पर अदालती निज़ाम की इस्लाहात और इलेक्शन के मोड को, इलेक्शन के तरीकाकार को मजीद फेयर बनाने के लिए इस्लाहात इसी असम्बली से मंजूर हो जाना यकीनी थी। आपकी बात से जो मुझे समझ आई है वो ये है कि डेमोक्रेसी, बाकायदा अच्छे इंतखाबात, अच्छे सियासतदान, इन सब की सिंक्रोनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन ही से अच्छी अदालतें मार्ज़ वजूद में आ सकती हैं और अच्छे जजेस सामने आ सकते हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, ये आम आदमी के लिए भी बात है, मैं और आप बात कर रहे हैं, मैं कौन सी बात करूं तो वो कंटेम्प्ट के जुमरे में आएगी और कौन सी ना बात करूं तो वो नहीं आएगी। आप क्या कहते हैं? कि देखिए, हम इस वक्त जजेस को और अदालतों को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें मेरे बहुत से जर्नलिस्ट दोस्तों की भी रहनुमाई हो जाएगी और मेरे नाजरीन की भी। अदलिया के किरदार और उनके गलत फैसलों पर हम सख्त तरीन क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, ये तौहीन अदालत नहीं होती। सही। हाँ, हम जज का नाम लेकर उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते, उसकी किरदार कुशी नहीं कर सकते। बेशक उस जज ने रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया हो, फिर भी नहीं कर सकते। अब मैं ये अर्ज करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने या आला अदालती निजाम ने जो ज़िमनी इंतखाबात के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी किए हैं वो बदनीयती से जारी कर रखे हैं, ये कंटेम्प्ट नहीं है, ये उनके फेल पर तनकीद है। हम उनकी जात पर तनकीद नहीं कर सकते, हम उन्हें बुरा नहीं कह सकते। देखिए राणा साहब, हम कहते हैं कि फलान शख्स की बदनीयती है, जी जी, अदालत भी शख्सियत पे है ना जी, कोई वहां पर रिपोर्ट तो बैठे नहीं, तो हम कहते हैं फला बंदे की ये बदनीति है, तो बदनीति भी अखलाकी तौर पे, अदालती तौर पे, और मेरे ख्याल में तो ये बहुत बड़ी करप्शन है इटसेल्फ। तो एक ही बात नहीं है। बिल्कुल करप्शन है। करप्शन का भी तो यही है ना कि इख्तियारात का अब्यूज सबसे बड़ी करप्शन है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को जो है डेड कर देना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाना सबसे बड़ी करप्शन है। बदकिस्मती ये है कि हम करप्शन को बहुत नैरो मीनिंग्स में ले आते हैं। राणा साहब, बड़ा अहम सवाल मेरे जहन में आया। पिछले दिनों मैं स्टीफन ब्रेयर को पढ़ रहा था, एक अमेरिकन जज रहे, वो 30 साल जज रहे मुख्तलिफ अदालतों में, फिर वो पढ़ाते भी रहे और 80 साल होके फिर किसी यूनिवर्सिटी में, गालबन हार्वर्ड लॉ कॉलेज में वो पढ़ा रहे हैं। मैं स्टीफन ब्रेयर की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि 12 अमेरिका और दीगर मुल्कों में ऐसे हुआ कि जजमेंट के खिलाफ कांग्रेस भी बोली या ईवान सदर में से भी आवाज आई, अवाम भी बोले, डिसोबे भी किया। तो इतना कुछ करके क्या रियासत फिर भी चल सकती है? किस मौके पे पार्लियामेंट चाहे या जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो चाहे तो ना माने? देखें, मिसालें मौजूद हैं। क्लिंटन ने भी एक दफा अदालती हुक्म मानने से इनकार कर दिया, लेकिन बेहतर फैसले किए रियासत के लिए, और यही महातीर मोहम्मद के यहाँ भी एग्जाम्पल मिलती है। व्हाट डू यू से सर? जी, मैं यही समझता हूँ कि जमहूरियत एवोल्यूशन का नाम है, इर्तिका का नाम है सर। हमें किसी को भी मजहबी अकीदत के साथ खुदा का दर्जा नहीं देना है। किसी जज को या किसी अदालत को या पार्लियामान को, किसी को भी हमें खुदा नहीं बनाना है। ये तयशुदा अमर है कि हालात इवॉल्व होते हैं, इर्तिका होता है, और माजी में किए गए गलत फैसलों को पार्लियामान को दुरुस्त करने का हक तो होना चाहिए। सही। जब भी हो वो एक आदमी का इंतखाब होता है, उसे तैनात करने वाला एक आदमी है। पार्लियामान को पूरे मुल्क की आवाम की बैकिंग हासिल है। पूरे मुल्क के आवाम पार्लियामान के जरिए अपनी राय का इजहार करते हैं। तो पार्लियामान के इख्तियारात पर कदगन लगाने वाला कोई भी फैसला
पार्लिमान को अज खुद कबूल नहीं करना चाहिए और बिल्कुल इस पर मुज़ाहमत होनी चाहिए। एक बात, एक आखिरी सवाल मेरा शराफत राना, वो ये कि आप इतनी अच्छी बात करते हैं, मेरे फिर आपकी गुफ्तगू से सवालों से सवाल निकलते हैं। देखें जी, दुनिया का हर मुल्क का आइन, वो अमेरिका जैसा मॉडल मुल्क हो, वो हमारा मुल्क हो, वो इंडिया हो, कहा यह जाता है कि बाज़-औक़ात आइन की जो शिकें हैं ना, आज खुद दूसरी शिकों के खिलाफ हो जाती हैं। बाज़-औक़ात आइन की शिकें पॉपुलर सियासत के खिलाफ हो जाती हैं। बाज़-औक़ात आइन की शिकें सवाल छोड़ती हैं और बाज़-औक़ात आइन की कुछ दफात जो हैं वो खामोश रहती हैं। और ऐसे में जो शानदार, जानदार और बाशऊर दानिशमंद क़यादत होती है वो फिर डेडलॉक में नहीं जाने देती, डिसीजन लेती है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, मुझे ये बताइएगा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि कभी अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आए, वज़ीर आज़म या सदर कहे जी नहीं इस पे नज़रसानी करें, मैं नहीं मानता। इस सवाल की तीसरी और आखिरी जुज़ वो ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, या इन्हें क्या ऐसा ही नहीं करना चाहिए कि आइन को सिर्फ डिफाइन करना चाहिए, नई आइन साजी नहीं कर देनी चाहिए अपने फैसलों से? आपके सब सवालात का इज्तिमाई जवाब है जमहूरियत जी। जब हमारे यहाँ जज की तकर्री के लिए उस शख्स की बचपन से लेकर जज बनने के दिन तक पार्लिमानी जमहूरियत के लिए की गई जद्दोजहद का रिकॉर्ड सामने लाया जाए जी, तो वो लोग जब जज बनेंगे तो वो जाती दिलचस्पी, जाती इंटरेस्ट, माली मफाद, दुनिया नाम जिंदा करने के लिए फैसले नहीं करेंगे, वो जमहूरियत की इस्तेहकाम के लिए फैसले करेंगे। इसी तरह जब हमारी कौमी असम्बली में, देखिए 1970 की असम्बली हमारी सबसे बेहतर थी कि वहां पर कारकुन क्लास के लोग थे। सही सही। 77 की असम्बली भी कुछ बेहतर असम्बली थी, सही। 88 की असम्बली भी काफी असम्बली थी। लेकिन जब 88 में पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की तो रियासत ने तय किया, रियासत ने इलेक्शन लड़ने का अमल बेपना महंगा कर दिया और जात, बरादरी, कबीले, हसब नसब और अकीदे के इख्तलाफात को भड़काया। सही। आज हमारे यहाँ इलेक्शन लड़ने का ख्वाहिशमंद कोई इंसान इसलिए नहीं होता कि मैं पाकिस्तान को पार्लिमानी जमहूरियत बनाने के लिए ये कानून साजी करूंगा, इसलिए मेरा कौमी असम्बली में जाना जरूरी है। अब कोई शख्स 4 एकड़ जमीन बेचकर एक प्राडो खरीदता है तो उसके बाद उसका दिल चाहता है कि मुझे कौमी असम्बली का मेंबर होना चाहिए। सही। देखें, आपको ये इवॉल्व करना है कि आप, मेरी इसमें राय ये है कि आप लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात को बढ़ा दें ताकि पैसे वाला शख्स लोकल गवर्नमेंट में इन्वॉल्व हो, वो आइन साजी की तरफ जाए ही ना। और हमें एटमोस्ट कोशिश करनी चाहिए कि कौमी असम्बली हमारी दानिश का मुरक्का बन जाए, जमहूरियत पसंदों की आमाज का बन जाए और तमाम सियासी जमातें टिकट देते वक्त कम अज कम अपनी जमात के साथ 20 साल एक्टिव सपोर्ट कम अज कम इतनी रखें। इंडिया में जमहूरियत के मुस्तहकम होने की ये वजह है कि वहां पर आप काउंसलर से, वजीर आज़म इंडिया भी काउंसलर के लेवल से आया है, ना सिवाय चंद जो एक्टर्स वगैरह और पॉपुलर लोग होते हैं वो बराह रास्त इलेक्शन में आते हैं, वरना वहां पर निचले तबके से ऊपर आने का इस अरसे में इंसान जमहूरी फैसले करना सीख जाता है। सही। तो जब भी हमारे मुल्क में ऐसा सिस्टम इवॉल्व हो जाएगा, सब लोग सियासी मंजिल पर सियासत के जरिए आएंगे तो वो अच्छे फैसले करेंगे। और मैं फिर ये बार दोबारा दोहराता हूं कि अल्टीमेटली जुडिशरी के तमाम ऐसे फैसले जो जमहूरियत को, निजाम हुकूमत को, आइन को, पार्लिमानी बालादस्ती को डैमेज करते हैं, उनके रिव्यू का इख्तियार आपको सेनेट ऑफ पाकिस्तान को देना होगा। बहुत शुक्रिया शराफत राना, आपकी काबिले समात बातें और काबिले रश्क बातें हमारी एक तो मालूमात में इजाफा किया और रहनुमाई फरमाई। होपफुली मेरे नादरीन भी इन बातों को पसंद करेंगे, इनसे सीखेंगे भी। और आखिरी क्वेश्चन, मुख्तसर जवाब चाहिए। राणा साहब, अगर कहीं वकला अपने क्लाइंट से या अवाम से या किसी अदारे से बदमाशी करें तो क्या वकला के अंदर भी कोई ऐसी तंजीम या ऐसा अदल का निज़ाम है कि अदालत में जाए बगैर हम किसी कौंसल में जाके या किसी एसोसिएशन में जाके उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं? जी जी, पंजाब बार कौंसिल या सूबाई बार कौंसिल्स के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है जो वकला के खिलाफ कार्रवाई करती है। और ये मायूसी की बात नहीं है, मैं ये कहता हूं कि अगर राजीनामा ना हो
तो हर कीमत पर गलतकारी करने वाले का लाइसेंस कैंसिल होता है। होता यह है कि जब कोई कंप्लेंट फाइल होती है तो फिर वकील साहब उस बंदे की मिन्नत तरला करके तो राजीनामा कर लेते हैं। मिन्नत तरला करके या ब्लैकमेल करके? जी जी, जैसे भी, मतलब अगर राजीनामा ना हो तो मैंने अपनी जिंदगी में कई बार देखा है कि बड़े मारूफ मुखला के लाइसेंस कैंसिल हुए। अच्छा, हुए हैं? तो लोगों को इस फोरम को इस्तेमाल करना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है हर सूबाई बार काउंसिल में। जी, थैंक यू वेरी मच शराफत राणा, आपका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।